नमस्ते साथियों, मैं आनंद पारिक और स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल स्टडी फ्लाई पर। हिंदी साहित्य का इतिहास हम पढ़ रहे हैं। क्लास है हमारी 15वीं और आदिकाल का भाग है 7। रासो साहित्य इसमें हम पढ़ेंगे। 3 नंबर भाग है रासो साहित्य का। और आज जो विशेष रूप से रासो ग्रंथ के बारे में जिसके बारे में हम देखेंगे वो है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अब पृथ्वीराज रासो पढ़ने से पूर्व एक विनम्र अपील जो मेरी आपसे है वह यह है कि अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं पृथ्वीराज रासो के बारे में। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ, रासो ग्रंथ का भाग 3 हम पढ़ रहे हैं आज। क्लास है हमारी 15वीं। पृथ्वीराज रासो, इससे पहले हमने खुमान रासो, बिसलदेव रासो, परमाल रासो, हमीर रासो, विजयपाल रासो, जय मयंक, जस चंद्रिका और जयचंद प्रकाश, जो ये वीरगाथात्मक रचनाएं हैं, ये सब हम देख चुके हैं। अब एक पृथ्वीराज रासो ही मुख्य बचा है हमारे पास। तो पृथ्वीराज रासो जिसके रचनाकार देखिए कौन है। रचनाकार है चंदबरदाई। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार चंदबरदाई, और आप सभी को इसके बारे में जानकारी है। रचना काल क्या है पृथ्वीराज रासो का? 1193 ईस्वी, ये इसका सर्वमान्य काल माना जाता है। पृथ्वीराज रासो का रचना काल क्या माना जाता है? 1193 ईस्वी। अब देखिए आगे, रामचंद्र शुक्ल जो है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार 1168 ईस्वी से 1192 ईस्वी के मध्य ये रासो रचा गया। क्योंकि 1168 ईस्वी से 1192 ईस्वी के मध्य का जो काल है वो चंदबरदाई जो इस रासो के रचनाकार हैं उनका जीवन काल है। तो शुक्ल जी का कहना है कि इसी समयावधि के दौरान जो है यह रासो रचा गया होगा। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वीराज रासो के 61 सर्ग चंदबरदाई ने लिखे हैं, शेष 8 उनके पुत्र ने लिखे हैं। 69 सर्गों का ये काव्य है जिसमें से माना जाता है कि 61 सर्ग जो हैं कवि चंदबरदाई ने लिखे हैं और शेष 8 उनके पुत्र जो हैं जलहन ने लिखे हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है, देखिए कथन देख लेते हैं। जैसे कादम्बरी संस्कृति की एक रचना है, कादम्बरी के संबंध में प्रसिद्ध है कि उसका पिछला भाग यानी कि बाद का भाग बाण के पुत्र, देखिए कादम्बरी के रचनाकार हैं बाण, संस्कृत की रचना है, बाण कवि जो है इसके रचनाकार हैं। तो शुक्ल जी कहते हैं कि जैसे कादम्बरी के संबंध में प्रसिद्ध है कि उसका पिछला भाग यानी बाद का भाग बाण के पुत्र ने पूरा किया, वैसे ही रासो के पिछले भाग का चंद के पुत्र जलहन द्वारा पूर्ण किया जाना कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वीराज रासो का भी जो पिछला भाग है, जो अंतिम भाग है, लास्ट में ये जलहन ने इसे पूरा किया। और इसके बारे में एक कथन है, पुस्तक जलहन हत दे चली गजन नृपकाज। गजनी चले गए जलहन के हाथ में पुस्तक देके चंदबरदाई। तो पुत्र जलहन द्वारा पूरा किया जाना कहा जाता है। साहबुद्दीन गौरी 1192 तराइन का युद्ध, पृथ्वीराज को कैद करना, ये बातें तो आपको पता ही है। कैद करके गजनी ले जाता है गौरी, और तब चंद भी जो है वो गजनी चला जाता है कुछ दिनों के बाद, और तब वह पुस्तक जो है, पुस्तक जलहन हत दे चली गजन नरपकाज। जैसे कादम्बरी का कवि है बाण, कादम्बरी का पिछला भाग बाण के पुत्र ने पूरा किया। इसी तरह एक रचना और भी है, आपने पौमचर्यु हम पढ़ेंगे, शंभु की रचना है, अपभ्रंश के कवि हैं। अपभ्रंश के कवि अभी तक हमने पढ़े नहीं है, तो उसका भी जो अंतिम भाग है वो भी लास्ट में जो है शंभु के पुत्र हैं त्रिभुवन, वो उसे पूरा लिखते हैं। चलिए आगे देखिए। अब चंदबरदाई, देखिए रासो है पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज के बारे में ही है, पृथ्वीराज चौहान के बारे में ही है, लेकिन कवि के बारे में जान लेते हैं।
आचार्य शुक्ल के अनुसार चंद्रबरदाई का जन्म 1168 ईस्वी विक्रमी संवत माने तो 1222 विक्रमी संवत में भट्ट जाति के जगात गोत्र में लाहौर में हुआ। चंद्रबरदाई दिल्ली के अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान के सामंत, राजकवि, बाल सखा, परामर्शदाता भी लिख सकते हो। बाल सखा होने के साथ साथ षड्भाषा ये देखिए इसमें रासों में ही दिया गया है। षड्भाषा 6 तरीके की भाषाएं, जैसे ब्रजी, मागधी, अमर भाषा, जिसे संस्कृत को अमर भाषा बोला जाता था, अमर भाषा, नाग, यवन और फारसी, इनको मिलाकर जो है षड्भाषा कहा जाता था। व्याकरण, काव्य, साहित्य, छंद शास्त्र, ज्योतिष, पुराण, नाटक इत्यादि में पारंगत थे। चंद्रबरदाई कहाँ जन्म हुआ था? लाहौर में। भट्ट जाति में जगात गोत्र में लाहौर में जन्म हुआ। और सम्राट, अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान के सामंत भी थे, एक अच्छे सैनिक थे, योद्धा थे, राजकवि भी थे, बाल सखा थे, बचपन में साथ में खेलते थे, परामर्शदाता थे, षड्भाषा के जानकार थे, व्याकरण के ज्ञाता थे, काव्य जानते थे। तो सारा कुछ इनके जो है ये कहा जाता है। आगे देखिए, कहा जाता है कि पृथ्वीराज और चंद्र का जन्म एक ही तिथि को और मृत्यु भी एक ही तिथि को हुई थी। एक थाल जन्म, एक थाल मरण, ये तो बात इनके बारे में प्रसिद्ध ही है। आगे देखिए, चंद के इशारे पर शहाबुद्दीन को शब्द बेदी बाण मारकर पृथ्वीराज स्वयं चंद के हाथों मारे गए तथा उसी समय चंद ने अपना प्राणांत कर लिया। एक ही दिन इनका जन्म था, एक ही दिन इन्होंने मृत्यु को चुना। तो देखिए, चंद के इशारे पर चंद पृथ्वीराज को कैद करके शहाबुद्दीन गौरी ले जाता है। शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ले जाता है गजनी, और गजनी में पृथ्वीराज चौहान को अंधा कर दिया जाता है। तो चंद भी चले जाते हैं यहाँ से। तो चंद एक गाते हैं छंद, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान, और तीर चला देते हैं। ये नाप तोल जो है पूरा समझकर पृथ्वीराज जो है अंधे होते हुए भी तीर चला देते हैं और गौरी को मारकर फिर जो है चंद पहले पृथ्वीराज को मार देते हैं और स्वयं भी प्राणांत कर लेते हैं। ये डॉक्टर गुलाब राय ने लिखा है हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास के पृष्ठ संख्या 12 पर। ये है रासो के अंदर भी। आगे देखिए, पृथ्वीराज रासो का काव्य रूप क्या है? अब हम रासो के बारे में जानते हैं। काव्य रूप क्या है? ये प्रबंधात्मक महाकाव्य है। देखिए, प्रबंधात्मक भी होते हैं काव्य, काव्य मुक्तक भी होते हैं, महाकाव्य भी होते हैं, खंड काव्य भी होते हैं। तो इनके बारे में एक हम जो है अलग क्लास में पढ़ेंगे। प्रबंध काव्य क्या है, मुक्त काव्य क्या है, खंड काव्य क्या है, महाकाव्य क्या है। तो पृथ्वीराज रासो जो है वो प्रबंधात्मक महाकाव्य है। प्रबंधात्मक महाकाव्य की श्रेणी के अंतर्गत जो है वो माना जाता है। पृथ्वीराज रासो का अंगिरस वीर रस व श्रृंगार रस है। अगर पूछे अंगिरस कौन सा है पृथ्वीराज रासो का, तो वो वीर रस है। और फिर सेकेंडरी अगर द्वितीय जो है वो श्रृंगार भी इसमें है। देखिए, पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज के विभिन्न युद्धों एवं विवाहों का वर्णन है। इसमें वीर और श्रृंगार रस प्रमुख है, यद्यपि इसका अंगिरस जो है वीर ही माना जाता है। तो चलिए आगे चलिए। पृथ्वीराज रासो के नायक व नायिका, इससे संबंधित भी परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नायक कौन है पृथ्वीराज रासो का? सर्वविदित है, पृथ्वीराज चौहान है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जो मोहम्मद गौरी के साथ तराइन का युद्ध लड़ते हैं। धीरोदात नायक है। किस श्रेणी के नायक हैं? धीरोदात श्रेणी के नायक हैं। 4 तरह के नायक होते हैं, आपको पता है। हिंदी में साहित्य में 4 श्रेणियां बनाई गई हैं, धीरोदात, धीरोदत्त, धीर ललित, धीर प्रशांत, इस तरह से।
अजमेर के चौहान राजा अर्णोराज के पुत्र हैं और सोमेश्वर के पुत्र हैं पृथ्वीराज चौहान। ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय हैं जो अंतिम हिंदू सम्राट भी है। नायिका कौन है? संयोगिता है। मुग्धा नायिका, मुग्धा नायिका वह है जिससे प्रेम करे उसी से विवाह हो, वह नायिका मुग्धा नायिका। कन्नौज के राजा जयचंद की पुत्री है और वो स्वयंवर की एक कथा है। तो कन्नौज का राजा जयचंद और पृथ्वीराज जो है वो विरोधी भी हैं। चलिए आगे देखिए। अब पृथ्वीराज रासो के संस्करणों की बात कर लेते हैं। रूपांतरण कितने जो इसी के भाग चलते हैं पृथ्वीराज रासो के। पृथ्वीराज रासो के 4 संस्करण प्रचलन में हैं। कितने संस्करण प्रचलन में हैं? 4 संस्करण। ये जो है देखिए मोस्ट होगा आपके लिए। 4 संस्करण जो है पृथ्वीराज रासो के प्रचलन में है। पहला संस्करण है इसका बृहत संस्करण, सबसे बड़ा संस्करण, सबसे केंद्रीय संस्करण इस पूरे रासो का। इसमें 69 सर्ग है। देखिए सर्ग जो है वो समय, सर्ग कहते हैं समय को, समय यानी कि एक तरीके से इसके 69 जो है अध्याय टाइप वो सर्ग है। सर्ग को समय बोलते हैं, कहीं रीतिकाल में प्रकाश भी बोलते हैं, खंड भी बोलते हैं। तो देखिए इसे सर्ग 69 सर्ग हैं जिन्हें समय बोलते हैं। और इसमें छंद कितने हैं? 16,306 छंद हैं। कोई किसमें? बृहत संस्करण में। बृहत संस्करण जो है, बृहत्तम संस्करण जो है पृथ्वीराज रासो का 69 सर्ग और 16,306 इसमें छंद हैं। इसकी हस्तलिखित प्रति जो है वो उदयपुर संग्रहालय में है। कहाँ है? सबसे बड़े संस्करण की हस्तलिखित प्रति उदयपुर संग्रहालय में है। और इसी बृहत संस्करण का जो प्रकाशन करवाया था किसने? नागरी प्रचारणी सभा ने। न इसका प्रकाशन नागरी प्रचारणी सभा काशी के द्वारा किया गया। 1585 ईस्वी की हस्तलिखित प्रति जो है जो उदयपुर संग्रहालय में है उसी के आधार पर इसका जो है प्रकाशन किया नागरी प्रचारणी सभा। तो ये हमारा हो गया पहला पृथ्वीराज रासो का बृहत संस्करण, सबसे बड़े वाला भाग पृथ्वीराज रासो का। 69 सर्ग याद रखने हैं आपने। ये 69 सर्ग है, 68 प्रकार के छंदों में लिखा गया है। इसमें आपने जो है कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें 69 सर्ग जिन्हें समय बोलते हैं वो हैं और 16,306 छंद हैं। हस्तलिखित प्रति उदयपुर संग्रहालय में है। आगे देखिए द्वितीय या मध्य संस्करण, दूसरा संस्करण। इसमें 7,000 छंद हैं। इसकी प्रतियां बीकानेर एवं अबोहर में सुरक्षित है। बीकानेर में और अबोहर में इसकी प्रतियां सुरक्षित है। यह अप्रकाशित है अभी तक। बृहत्तम संस्करण का प्रकाशन करवाया नागरी प्रचारणी सभा ने, इसका नहीं करवाया। लघु संस्करण, तीसरा संस्करण देखिए लघु संस्करण। इसमें 3500 छंद हैं और कम हो गए। 19 सर्ग हैं, 50 घट गए बृहत्तम वाले से। वह इसकी हस्तलिखित प्रति बीकानेर के अनूप पुस्तकालय में सुरक्षित है। अनूप संस्कृत लाइब्रेरी, हस्तलिखित प्रतियां वहां पर इसकी सुरक्षित है। आगे देखिए चौथा संस्करण, लघुतम संस्करण। इसमें 1300 छंद है। डॉक्टर दशरथ शर्मा व माता प्रसाद गुप्त के अनुसार यही मूल रासो है। 1300 छंद हैं, लघुतम संस्करण है। डॉक्टर दशरथ शर्मा कहते हैं, डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त कहते हैं कि यही जो है मूल रासो है। इसका संपादन डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने किया। किसने किया? माता प्रसाद गुप्त ने। इसके 12 खंड या शीर्षक हैं। अब आपको याद ही होगा कि माता प्रसाद गुप्त ने एक और संपादन भी किया था। किसका किया था? बिसल देव रासो के 128 छंदों का संपादन किया था माता प्रसाद गुप्त ने। और लघुतम संस्करण का भी इन्होंने संपादन किया है। तो 4 संस्करण हमने पढ़ लिए, देख लीजिए एक बार दोबारा से। बृहत्तम संस्करण है, 4 संस्करण प्रचलन में है। बृहत्त संस्करण जिसमें 69 सर्ग या समय है, 16,306 छंद है। इसकी हस्तलिखित प्रति उदयपुर संग्रहालय में है। नागरी प्रचारणी सभा काशी के द्वारा प्रकाशन इसका किया गया है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पृथ्वीराज रासो के किस संस्करण का नागरी प्रचारणी सभा के द्वारा प्रकाशन किया गया तो कौन सा है? बृहत संस्करण।
द्वितीय संस्करण 7000 छंद हैं। बीकानेर और अबोहर के जो संग्रहालय उनमें सुरक्षित है इनकी प्रतियां और अप्रकाशित है ये। लघु संस्करण 3500 छंद है, 19 सर्ग है, हस्तलिखित प्रति बीकानेर में है। और लघुतम संस्करण इसका संपादन डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने किया। डॉक्टर दशरथ शर्मा व माता प्रसाद गुप्त के अनुसार यही मूल रासो है। कहा यही असली है, असली वाला यही है। इसमें 1300 छंद हैं। अब आगे देखते हैं पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता व अप्रामाणिकता का प्रश्न जो है वो पैदा, सबसे ज्यादा विवादास्पद जो रासो है वो यही है, वो पैदा हो गया। देखिए अब वो कैसे प्रश्न जो है उठ खड़ा हुआ इसकी प्रामाणिकता पर अप्रामाणिकता पर। वस्तुतः आरंभ में यह ग्रंथ विवादास्पद नहीं था। देखिए मैंने आपको पूरी तरीके से समझाने के लिए एक एक लाइन का जो है वो चयन किया है। वस्तुतः आरंभ में यह ग्रंथ विवादास्पद नहीं था, बिल्कुल भी विवाद नहीं था। इस पर कर्नल टोड तो मुग्ध हो गए थे। इस पर काव्य सौंदर्य पर रीझ कर, देखिए कर्नल टोड ने इसकी वर्णन शैली और काव्य सौंदर्य पर रीझ कर इसके कुछ छंदों का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। डॉक्टर नगेंद्र ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि लगभग 30,000 छंदों का अंग्रेजी में अनुवाद किया। मैंने यहाँ संख्या नहीं लिखी थी, 30,000 छंदों का अंग्रेजी में अनुवाद किया। बंगाल की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ने इस ग्रंथ का मुद्रण भी आरंभ करवाया था। वही सोसाइटी जो ग्रियर्सन का ग्रंथ छापती है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल विलियम जोन्स के द्वारा स्थापित, जो कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। विलियम जोन्स शायद 1784। चलिए आगे देखिए। बंगाल की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ने इस ग्रंथ का मुद्रण भी आरंभ करवाया था, लेकिन क्या हुआ ऐसा बाद में कि यह ग्रंथ जो है जिसका मुद्रण हो रहा था वो अप्रामाणिक हो गया। तो देखिए सर्वप्रथम सन 1875 ईस्वी में डॉक्टर बुल्लर ने, कश्मीर के कवि हैं एक जयानक, पृथ्वीराज विजय के रचयिता, कश्मीर के कवि जयानक द्वारा रचित पृथ्वीराज विजय के आधार पर पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक जो है सिद्ध किया। इन्हें ग्रंथ मिला बुलर को पृथ्वीराज विजय जयानक का। ये जयानक कश्मीर के कवि थे और पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि ये भी थे। चंद भी थे तो जयानक भी थे। जयानक भी पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे और चंद ने लिखा पृथ्वीराज रासो तो जयानक ने लिखा पृथ्वीराज विजय। उन्होंने कहा कि पृथ्वीराज रासो, किसने कहा? बुलर ने, कि पृथ्वीराज रासो की तिथियां, व्यक्तियों के नाम, घटनाएं इत्यादि इतिहास सम्मत नहीं है। बुलर ने सोसाइटी से इस ग्रंथ को प्रकाशित नहीं करने की सिफारिश की कि ये जो है इतिहास सम्मत इसमें कुछ भी नहीं है और अप्रामाणिक ग्रंथ है, तो इसे प्रकाशित न, कृपया करके इसे प्रकाशित न करें, और इसका प्रकाशन रुकवा दिया था बुलर ने। बुलर वह प्रथम विद्वान हैं जिन्होंने पृथ्वीराज रासो की ऐतिहासिकता पर प्रश्न चिन्ह लगाया। अब बात आ गई, बुलर ने जब यह कह दिया कि यह अप्रामाणिक है, तो अब बात आ गई भारतीय विद्वानों में, और कुछ विद्वान तो जुट गए कि कैसे इसे अप्रामाणिक सिद्ध किया जाए। उन्होंने विभिन्न प्रकार के तर्क दिए और कुछ विद्वानों के अलग अलग धड़े तैयार हो गए। कुछ कहते हैं कि यह अप्रामाणिक है, उन्होंने अपने तर्क दिए, और कुछ ने अपने तर्क दिए कि ये तो प्रामाणिक है, और कुछ कहते हैं जो मध्य मार्ग चुन लेते हैं कि कुछ भाग अप्रामाणिक है और कुछ प्रामाणिक है। ऐसा नहीं है कि सारा का सारा अप्रामाणिक है। तो अलग अलग जो है वो कैटेगरी विद्वानों की बन गई है। जो कुछ अप्रामाणिक, जो मानते हैं अप्रामाणिक, वो उसके लिए अपने तर्क रखते हैं, अपने मत रखते हैं, और जो मानते हैं प्रामाणिक वो अपने तरीके से मत रखते हैं। तो सभी जो है मत जो है वो स्वीकार्य माने जाते हैं। तो चलिए देखिए, पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक मानने वाले विद्वान, ये तो बहुत ही मोस्ट होगा आपके लिए। देखिए अप्रामाणिक मानने वाले विद्वान है कौन? डॉक्टर बुलर सबसे पहले काम ही इन्होंने चालू किया है। गौरी शंकर हीरा चंद ओझा,
आचार्य रामचंद्र शुक्ल जाली ग्रंथ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं ये जाली ग्रंथ है। मुंशी देवी प्रसाद, कवि राजा श्यामल दास, कवि मुरारी दान, मोतीलाल मेनारिया, गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने इसे बाटों व चारणों की कोरी कल्पना कहा है। शुक्ल जी ने इसे जाली ग्रंथ कहा है। देखिए एक बार दोबारा से, पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक मानने वाले विद्वान कौन कौन हैं? डॉक्टर बूलर सबसे पहले हैं, डॉक्टर बूलर। डॉक्टर बूलर के बाद में गौरी शंकर हीराचंद ओझा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मुंशी देवी प्रसाद, कवि राजा श्यामल दास, कवि मुरारी दान, मोतीलाल मेनारिया, गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने इसे भाटों व चारणों की कोरी कल्पना कहा है। शुक्ल जी ने जाली ग्रंथ कहा है। अप्रामाणिकता के पक्ष में तर्क दिए हैं। क्या क्या तर्क दिए हैं? मैंने देखिए तर्क लिखे नहीं है, मैं बता देता हूं आपको कि एक तो इस रासों में लिखने वाली कोई बात भी नहीं है, केवल समझने के लिए है। रासों में उल्लेखित जो घटनाएं हैं, जो नाम है, जैसे पृथ्वीराज की माता का नाम कर्पूरी देवी था, इसमें कमला मिलता है रासों में। और जानक वाले पृथ्वीराज विजय में कर्पूरी देवी मिलता है। और इसमें परमार, चालुक्यों और चौहान जो क्षत्रिय हैं उन्हें अग्निवंशीय माना गया है, जबकि वे सूर्यवंशी प्रमाणिक हुए हैं। इसके अलावा पृथ्वीराज का दिल्ली गोद जाना, संयोगिता स्वयंवर आदि जो घटनाएं हैं वो इतिहास की तारीखों त्वारीखों से मेल नहीं खाती हैं। अनंगपाल, पृथ्वीराज, बिसलदेव के राज्यों के संदर्भ में अशुद्धियाँ मिलती है। पृथ्वीराज की माँ का नाम कर्पूरी देवी था और रासों में कमला बताया गया है, ये मैंने आपको पहले बता ही दिया। और क्या क्या तर्क हो सकते हैं? और बहुत से तर्क हैं, जैसे पृथ्वीराज की बहन प्रथा का विवाह मेवाड़ के राणा समर सिंह के साथ बताया गया है, जो अशुद्ध है। उसमें भी जो है हेर फेर है तिथियों में। और पृथ्वीराज द्वारा गुजरात के राजा है भीम सिंह का वध भी इतिहास सम्मत नहीं है। भीम सिंह शत्रु बन जाता है। भीम सिंह का एक भाई रहता था पृथ्वीराज के दरबार में, तो पृथ्वीराज का एक सामंत था कन्है। कन्है के सामने वो जो है भीम सिंह का भाई अपने मूंछों पर हाथ रख देता है, तो कन्है जो है वो उसका गर्दन उड़ा देते हैं, तो वो भी इतिहास सम्मत नहीं है। भीम सिंह के साथ दुश्मनी हो जाती है, उसके बाद युद्ध में भीम सिंह को भी मार देते हैं, वध कर देते हैं, तो वो भी इतिहास सम्मत नहीं माना जाता है। 14 विवाहों का उल्लेख हुआ है रासों में पृथ्वीराज के, वो भी इतिहास से मेल नहीं खाते हैं। और पृथ्वीराज के हाथों गौरी की मृत्यु इतिहास सम्मत नहीं मानी जाती है। पृथ्वीराज द्वारा सोमेश्वर का वध इतिहास सम्मत नहीं है। तिथियां अशुद्ध हैं, जो इतिहास की तिथियां हैं और रासों में जो तिथियां दी गई है उनमें 90 से 100 वर्षों का अंतर है। ये है तर्क अप्रामाणिक मानने वाले विद्वानों के, क्यों यह रासो ग्रंथ अप्रामाणिक है। तो अब आगे देखिए, पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक मानने वाले विद्वान मध्य मार्ग चुन लिया है, न तो अप्रामाणिक कह रहे हैं न प्रामाणिक कह रहे हैं पूर्ण रूप से। वो विद्वान है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, मुनि जीन विजय, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो की भाषा को अपभ्रंश कहा था सबसे पहले। चौथे हैं अगरचंद नाहटा, पांचवें दशरथ ओझा। ये हैं अर्ध प्रमाणिक मानने वाले विद्वान। अब आगे देखिए, पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक मानने वाले विद्वान कौन कौन हैं? डॉक्टर श्याम सुंदर दास, मोहनलाल, विष्णुलाल पंड्या, मिश्र बंधु, कर्नल टोड ने तो अनुवाद ही किया अंग्रेजी में, मथुरा प्रसाद दीक्षित, दशरथ शर्मा, वो दशरथ ओझा थे जो अर्ध प्रमाणिक मानते हैं, ये दशरथ शर्मा हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, डॉक्टर नगेंद्र, जॉर्ज ग्रियर्सन, ये सभी लोग इसे प्रामाणिक मानते हैं, एकदम प्रामाणिक है। अर्ध प्रमाणिक, अप्रामाणिक, ये जो विद्वान हैं जो मानने वाले हैं इन्हें आप रट लीजिए, बार बार पढ़ लीजिए, ये बहुत ही मोस्ट है। पूरा रासो, पृथ्वीराज रासो साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण, और इसमें भी ये चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण। तो अब अप्रामाणिक मानने वालों ने जो तर्क दिए थे वो हमने देख लिए थे। अब हम प्रामाणिक या अर्ध प्रमाणिक जो मानते हैं उनके तर्क भी
क्या हैं वो देख लेते हैं। डॉक्टर दशरथ शर्मा, जो ये यहाँ पर नाम आया है डॉक्टर दशरथ शर्मा, ये क्या कहते हैं कि इसका मूल रूप प्रक्षेपों में छिपा हुआ है। प्रक्षेपों में छिपने का अर्थ ये है कि ये मूल रूप में हकीकत में लिखा तो गया था, लेकिन बाद में प्रक्षेपक यानी कि बाद में कुछ जुड़ता चला गया, बाद के कवि कुछ न कुछ इसमें ऐड करते गए, संशोधित संस्करण इसका तैयार होता गया। तो ये क्या है कि प्रामाणिक नहीं रहा, इतिहास सम्मत नहीं रहा। पहले की जो मूल था उसमें तो इतिहास सम्मत सा था सब कुछ, बाद में धीरे धीरे बदलाव, कुछ नया, तो वो है जो इसका मूल रूप प्रक्षेपों में छिपा हुआ है। और जो लघुतम प्रतियां इसकी मिलती हैं उनमें इतिहास संबंधी जो अशुद्धियों की बात करते हैं अप्रामाणिक मानने वाले, तो इसकी जो लघुतम प्रतियां मिलती हैं उनमें वो इतिहास संबंधी अशुद्धियां बिल्कुल भी नहीं हैं, ये कहते हैं। और आनंद संवत की कल्पना की है प्रमाणिक मानने के लिए। ये देखिए आनंद संवत की कल्पना कौन करते हैं? मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या, जो इसे प्रमाणिक मानते हैं। आनंद संवत की कल्पना करते हैं जो मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या की देन है। पृथ्वीराज रासो में दी गई घटनाओं एवं इतिहास में दी गई वर्णित घटनाओं की तिथियों में 80 से 90 वर्षों का अंतर मिलता है। उनके अनुसार अगर रासों में दी गई तिथियां जो हैं विक्रमी संवत में न होकर आनंद संवत में है, कोई एक अलग आनंद संवत है, उसकी कल्पना की है मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या ने कि वे विक्रमी संवत में नहीं है, आनंद संवत में है। और अगर आनंद संवत के अनुसार हम गणना करते हैं तो तिथियां जो है इतिहास से मेल खा जाती हैं पृथ्वीराज रासो की। तो ये एक तर्क यह भी है। एक तर्क तो दशरथ शर्मा का था कि प्रक्षेपक जो है वो जुड़ गए हैं, और एक तर्क आनंद संवत के रूप में प्रामाणिक मानने वाले विद्वानों में मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या का भी है। अब हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का भी एक मत है। देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी भी जो इसे अर्ध प्रमाणिक मानते हैं, ये रहे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। वो कहते हैं कि यह अर्ध प्रमाणिक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के क्या मत है कि पृथ्वीराज रासो में 12वीं शताब्दी की भाषा की संयुक्ताक्षरमयी अनुस्वारांत प्रवृत्ति मिलती है, जिससे यह 12वीं शताब्दी का ग्रंथ सिद्ध होता है। और लिखा भी 12वीं शताब्दी में यह है। और वो कहते हैं कि इतिहास रासो जो है वो इतिहास ग्रंथ नहीं है, काव्य रचना है। तो काव्य में कल्पना तो होगी, कल्पना के बिना काव्य का सौंदर्य क्या होगा। और उसमें इतिहास की हम जब सत्य खोजने के लिए बैठ जाते हैं तो वो बिल्कुल भी सही नहीं है, और इस आधार पर उसे अप्रामाणिक घोषित करना बहुत ही अनुचित बात है। और यह भी कहते हैं कि पृथ्वीराज रासो, आगे हम देख भी लेंगे, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते भी हैं कि पृथ्वीराज रासो की रचना जो है वो सुख सुखी संवाद के रूप में हुई है। अतः जिन सर्गों में सुख सुखी संवाद की शैली है वो तो है प्रामाणिक, और जिनमें सुख सुखी संवाद की शैली नहीं है उन्हें प्रक्षिप्त यानी कि बाद में जोड़ा हुआ मानना चाहिए। और यदि यह तर्क मान लिया जाए तो वे ही अंश प्राय प्रक्षिप्त सिद्ध होंगे जिनमें इतिहास विरुद्ध तथ्य हैं। वो बाद में जोड़े हुए हो गए, और बाकी सारा मूल रासो था ही उसमें बाद में। अब अरबी फारसी का भी आरोप लगता है कि अरबी फारसी के शब्द क्यों आए, जाली है ग्रंथ। तो उसके लिए भी तर्क दिया है द्विवेदी जी ने कि चंद लाहौर का निवासी था, और वहाँ पर उस समय तक जब ये रासो लिखा गया उस समय तक क्या है कि मुसलमान प्रभाव आ चुका था। और पृथ्वीराज की मौत के बाद, चंद की मृत्यु के बाद तो भारत में भी मुसलमानों का प्रभाव आ गया था। तो लाहौर का निवासी था जब रासो लिखा गया, तब तक वहाँ मुसलमानों का प्रभाव आ चुका था, और अरबी फारसी का मिश्रण होना एक स्वाभाविक बात है, सहज बात है। और बाल की खाल खींचने की चेष्टा अगर हम करेंगे इसमें ज़्यादा तो क्या होगा। पृथ्वीराज रासो ही नहीं, रामचरितमानस, सूरसागर, बीजक, ये जितने भी ग्रंथ हैं वो सब अप्रामाणिक हो जाएंगे।
क्योंकि संदिग्ध हो जाएगी प्रमाणिकता किसी न किसी सीमा में, संदेह का विषय बन ही जाएगा अगर हम इतने इतने तर्क रखेंगे काव्य रचना के विषय में। तो ये बात हो गई प्रामाणिक, अर्ध प्रमाणिक, अप्रमाणिक। अब एक चौथा मत भी है, देखिए विशेष करके लिखा है मैंने, एक चौथा मत नरोत्तम स्वामी का है ये मत। उन्होंने सबसे अलग बात कही है कि रासो जो है मूलतः प्रबंध काव्य नहीं है। अभी हमने पीछे पढ़ा था जो सर्वमान्य मत भी है कि रासो का काव्य रूप प्रबंधात्मक महाकाव्य है। और शुक्ल जी ने कहा है कि चंद हिंदी के प्रथम महाकवि और पृथ्वीराज रासो प्रथम महाकाव्य है। तो रासो मूलतः प्रबंध काव्य नहीं है, ये कहते हैं नरोत्तम स्वामी। चंद ने पृथ्वीराज के दरबार में रहकर मुक्तक के रूप में रासो काव्य की रचना की थी, लेकिन उनके इस मत से कोई विद्वान सहमत नहीं है। तो ये सिरे से खारिज है, लेकिन आपको ध्यान में रखनी है ये बात भी। आगे देखिए पृथ्वीराज रासो की भाषा शैली क्या है। पृथ्वीराज रासो किस भाषा शैली के अंदर जो है वो रचित है, ये चीजें हम देख लेते हैं। अब तो भाषा के संबंध में भी विवाद है बहुत ज्यादा, इसमें भी अलग अलग विद्वानों के मत हैं। देखिए राजस्थानी व ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, शैली इसमें ब्रज भाषा का अधिक प्रयोग हुआ है, अतः इसमें पिंगल शैली का प्रयोग हुआ है। युद्धों में इसकी भाषा जो है वो डिंगल रूप ले लेती है। युद्धों में रासो की भाषा डिंगल रूप लेती हुई नजर हमें आती है, वैसे इसमें पिंगल शैली का प्रयोग हुआ है, ब्रज भाषा का अधिक प्रयोग हुआ है, राजस्थानी व ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया। ये बात तो है सर्वमान्य, जिसपे सभी विद्वान जो है लगभग सहमत है। ये बात है भाषा व शैली के विषय में। अब जो है हम देख लेंगे भाषा के बारे में अलग अलग विद्वानों के क्या मत हैं। पृथ्वीराज रासो की भाषा को लेकर जो है वो विद्वान 3 श्रेणियों में विभक्त हैं। देखिए पृथ्वीराज रासो की भाषा को लेकर विद्वान 3 श्रेणियों में विभक्त है। अपभ्रंश मानने वाले विद्वान कौन है? मुनि जीन विजय। सर्वप्रथम इन्होंने कहा कि पृथ्वीराज रासो जो है उसकी भाषा अपभ्रंश है। ये बात सर्वप्रथम कौन कहते हैं? मुनि जीन विजय कहते हैं। मुनि कांति सागर अपभ्रंश मानते हैं। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, मुनि नहीं है, गलती से निकल गया। मुनि जीन विजय, मुनि कांति सागर, सुनीति कुमार चटर्जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ये कहते हैं कि भाषा क्या है पृथ्वीराज रासो की भाषा जो है वो है अपभ्रंश। अब दूसरा मत विद्वानों का, रासो की भाषा डिंगल मिश्रित ब्रज भाषा मानने वाले विद्वान कौन है? डिंगल मिश्रित ब्रज भाषा। डॉक्टर दशरथ शर्मा, राम कुमार वर्मा, मोतीलाल मेनारिया। मोतीलाल मेनारिया जो है वो कहते हैं, ये मोतीलाल ऐसे होगा, ऐसे कोई मोतीलाल नहीं होता है। मोतीलाल मेनारिया रासो की भाषा को डिंगल मिश्रित अपभ्रंश मानने वाले ब्रज भाषा मानने वाले विद्वान डॉक्टर दशरथ शर्मा, राम कुमार वर्मा और मोतीलाल मेनारिया। अब तीसरा मत देखिए, रासो की भाषा पिंगल शैली ब्रज भाषा मानने वाले विद्वान, ये सर्वमान्य मत भी है। उदय नारायण तिवारी है, नामवर सिंह है, ग्रियर्सन है, शुक्ल जी हैं, श्याम सुंदर दास, धीरेन्द्र वर्मा, विपिन बिहारी त्रिवेदी। और यही सर्वमान्य मत कि रासो की भाषा पिंगल शैली और ब्रज भाषा। अब आगे विद्वानों के मत क्या है, कथन क्या है? देखिए पहला, पृथ्वीराज रासो की भाषा वास्तव में अपभ्रंश ही है। मुनि जीन विजय की ने सर्वप्रथम इसकी भाषा को अपभ्रंश कहा। मैंने ये लाइन लिख भी दी है। मुनि जीन विजय ने सर्वप्रथम इसकी भाषा को क्या कहा? अपभ्रंश। तो आपसे अगर पूछ लिया जाए कि पृथ्वीराज रासो की भाषा अपभ्रंश मानने वाले विद्वान कौन कौन से हैं और सर्वप्रथम इसकी भाषा को अपभ्रंश किसने कहा, तो मुनि जीन विजय ने कहा। पृथ्वीराज रासो प्राचीन काल की साहित्य की पिंगल भाषा का ग्रंथ है,
ये बात किसने कही? ये कथन है डॉक्टर श्याम सुंदर दास का। ये देखिए, पिंगल शैली ब्रज भाषा मानने वालों में श्याम सुंदर दास जी भी ये रहे। तो ये इन्होंने कह दिया कि प्राचीन काल की साहित्य की पिंगल भाषा का ग्रंथ है। अब आगे देखिए, युद्धों के प्रसंगों में पृथ्वीराज रासो की भाषा डिंगल का रूप धारण करती है। युद्धों के प्रसंगों में पृथ्वीराज रासो की भाषा डिंगल का रूप धारण करती है, किंतु विवाह और प्रेम इत्यादि सुकुमार प्रसंगों में कोमल कांत जो प्रसंगों में वह प्रधान रूप से पिंगल ही बनी रहती है। वस्तुतः मूल पृथ्वीराज रासो शौरसेनी अपभ्रंश में लिखा गया था, जो परिनिष्ठित अपभ्रंश से थोड़ी भिन्न और कुछ आगे बढ़ी हुई थी, यानी कि कुछ हिंदी की तरफ थी। हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये मत है। आगे और देखिए, मत देखते हैं हम। मैंने बहुत पहले अनुमान किया था कि चंद हिंदी परंपरा की आदि कवि, आदि से अर्थ है प्रथम कवि, और अपभ्रंश परंपरा के अंतिम कवि है, क्योंकि इन्होंने भाषा जो है वो परिनिष्ठित अपभ्रंश से थोड़ी भिन्न और कुछ आगे बढ़ी हुई, यानी कि आगे मतलब हिंदी की तरफ बढ़ी हुई, हिंदी के एकदम नज़दीक की मानी है इन्होंने। तो कहा कि हिंदी परंपरा के आदि कवि और अपभ्रंश परंपरा के अंतिम कवि हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने चंद के विषय में कहा है। अपभ्रंश के योग से शुद्ध राजस्थानी भाषा का जो साहित्यिक रूप था वह डिंगल शैली कहलाता था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन तो आपको पता ही है। इसके बाद देखिए, भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने हैं। उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। दोहों की और कुछ कुछ कवितों को छप्य कहा गया है। कुछ कुछ कवितों छप्यों की भाषा तो ठिकाने की है, पर त्राटक आदि जो छोटे छंदों में कहीं कहीं अनुस्वरांत शब्दों की ऐसी मनमानी भरमार है कि जैसे संस्कृत प्राकृत की नकल हो। यह कथन है पृथ्वीराज रासो की भाषा के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। वो कहते हैं कि भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने हैं। उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। दोहों की और कुछ कुछ कवितों छप्यों को ही कवित कहा गया है। कवि का प्रिय जो छंद है वो छप्य है। कि भाषा तो ठिकाने की है, पर त्राटक आदि जो छोटे छंद हैं कहीं कहीं अनुस्वरांत शब्दों की ऐसी मनमानी भरमार इन्होंने मानी है जैसे संस्कृत प्राकृत की कोई नकल की गई हो। तो आगे देखिए, भाषा के संबंध में बाबू श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मोतीलाल मेनारिया, उदय नारायण तिवाड़ी, डॉक्टर विपिन बिहारी त्रिवेदी इत्यादि ने पृथ्वीराज रासो के काव्य सौंदर्य का उद्घाटन किया है। नामवर सिंह ने ये कहा है। नामवर सिंह ने एक जो इनका निबंध है पृथ्वीराज रासो भाषा और साहित्य, उसमें पुस्तक है इनकी। बिम्स हरनले, ग्रियर्सन, डॉक्टर टेसी टोरी, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर दशरथ शर्मा, प्रोफेसर नरोत्तम स्वामी इत्यादि ने पृथ्वीराज रासो की भाषा का विश्लेषण किया है। नाम याद रखने ये जरूरी नहीं है, ये भी नामवर सिंह ने कहा है। बस ये जानकारी के लिए मैंने यहाँ लिखा है आपकी कि काव्य सौंदर्य का उद्घाटन किन्होंने किया, भाषा का विश्लेषण किसने किया शुरुआती दौर में पृथ्वीराज रासो की। डॉक्टर ग्रियर्सन ने 1888 ईस्वी में पृथ्वीराज रासो के भाषा साहित्य संबंधी महत्व को प्रतिपादित करते हुए लिखा कि चाहे कुछ भी हो, परंतु यह काव्य भाषा विज्ञान के विद्यार्थी के लिए महत्वपूर्ण है। चाहे यह अप्रामाणिक कह दो, प्रामाणिक कह दो, कुछ भी हो, लेकिन यह जो भाषा विज्ञान के विद्यार्थी हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है। यूरोपीय अन्वेषकों के सामने अर्वाचीन प्राकृतों और प्राचीनतम गौड़ीय रचनाओं के बीच कड़ी के रूप में केवल मात्र यही रचना है। तो ये कहा ग्रियर्सन ने। आगे देखिए, अब इसके व्याकरण पर बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले बीम्स ने 1873 ईस्वी में पृथ्वीराज रासो की भाषा के व्याकरण पर विचार प्रस्तुत किए।
व्याकरण पर इन्होंने काम किया। इनकी एक पुस्तक है स्टडीज इन द ग्रामर ऑफ चंदबरदाई, बिम्स की रचना है। और ऐसा मानना है नामवर सिंह का कि सबसे पहले बिम्स ने 1883 ईस्वी में पृथ्वीराज रासो की भाषा के व्याकरण पर विचार प्रस्तुत किया। हर्नले दूसरे विद्वान थे, दूसरे भाषा वैज्ञानिक थे जिन्होंने पृथ्वीराज रासो की भाषा पर विचार किया। यह भी कहा किसने है? नामवर सिंह ने कहा है। आगे देखिए, चंदबरदाई ने पृथ्वीराज रासो की भाषा को षड भाषा कहा है। षड भाषा के विद्वान थे। षड भाषा में कौन कौन सी भाषाएं आ जाएंगी? ब्रजी आ जाएगी, मागधी आ जाएगी, अमर भाषा संस्कृत को कहते थे, नाग, यवन और फारसी। देखिए, नाग प्राकृत और अपभ्रंश का योग जो नाग था, यवन जो है तुर्की भाषा को कहते थे, और संस्कृत को अमर भाषा कहा गया है। तो चंदबरदाई ने पृथ्वीराज रासो की भाषा को क्या कहा? षड भाषा कहा है। चलिए आगे देखिए, अब पृथ्वीराज रासो के सर्गों के बारे में बात कर लेते हैं। पृथ्वीराज रासो के सर्ग। पृथ्वीराज रासो 2500 पृष्ठों का बहुत ही बड़ा ग्रंथ है, बृहत्तम संस्करण, जिसमें 69 सर्ग या समय है। इसमें सबसे बड़ा सर्ग जो है कन्वज युद्ध है। कन्नौज युद्ध का वर्णन है, जो इसकी मूल कथा है। अब कुछ सर्ग जो महत्वपूर्ण है वो देख लेते हैं। 69 के तो देखने का, 69 देखने का तो कोई मतलब ही नहीं है। देखिए, पहला सर्ग आदि पर्व समय। सर्गों को समय बोलते थे, आदि पर्व समय। पृथ्वीराज चौहान का वंश परिचय इसमें दिया गया है। देखिए, दूसरा सर्ग दासम समय, विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन है। राम कथा का वर्णन भी मिल जाता है। 20वां सर्ग देखिए पद्मावती समय है। 57वां सर्ग कैमास वध समय। कैमास मंत्री था, कामांध हो गया और पृथ्वीराज चौहान ने उसका वध कर दिया। कैमास मंत्री के कामांध हो जाने के कारण पृथ्वीराज ने उसका वध किया। ये 20वां सर्ग है। और 61वां सर्ग देखिए कनउज समय, कन्वज समय, कनौज समय। साधारण भाषा में सबसे बड़ा सर्ग, बड़ा भाग है, रासो का प्रधान केंद्रीय भाग है। कन्नौज के शासक जयचंद व पृथ्वीराज चौहान तृतीय की लड़ाई का वर्णन है। कन्नौज का भी चित्रण बड़ा किया है इसमें चंद ने। तुलसी के रामचरितमानस में जो स्थान द्वितीय सोपान, द्वितीय जो खंड है अयोध्या खंड, तुलसी के रामचरितमानस में जो स्थान द्वितीय सोपान अयोध्या खंड का है, लगभग वही स्थान पृथ्वीराज रासो में कन्वज समय का है। इस सर्ग के बारे में यह मत किसका है? नामवर सिंह का। 69वां सर्ग महोबा समय, अंतिम समय है। ये कौन सा है? अंतिम समय। और परमाल रासो जब हमने पढ़ा था तो वाटरफील्ड ने परमाल रासो का अंग्रेजी अनुवाद किया था। उन्होंने पृथ्वीराज रासो के महोबा समय का ही भाग माना था परमाल रासो, और सभी विद्वानों ने खंडन किया। ग्रियर्सन ने कहा कि यह सही नहीं है। तो चलिए आगे देखिए, पृथ्वीराज रासो छंद विधान के बारे में देख लेते हैं। पृथ्वीराज रासो 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है पृथ्वीराज रासो में। देखिए 68 प्रकार के छंदों में लिखा गया है, जैसे कवित, छप्य, भुजंगी, चौपाई, दोहा, त्राटक आदि। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इसमें मुख्य छंद है कवित, छप्य, दोहा, तोमर, त्रोटक, गाहा, आर्या। इस प्रकार से 68 प्रकार के छंदों में ये लिखा गया है। छप्य छंद कवि का सबसे प्रिय छंद रहा है। अच्छा, इसमें एक बात और है, डॉक्टर विवेक शंकर की पुस्तक में 72 प्रकार के छंदों में दिया गया है, लेकिन यह सर्वमान्य है। 72 प्रकार के समयों में दिया गया डॉक्टर विवेक शंकर। उन्होंने कहा कि 32 मात्रिक है, 30 वार्णिक है, 6 मिश्र, 4 वचनिका। तो इस प्रकार से 72 प्रकार के छंद में ये रचा गया है। नामवर सिंह ने, छप्य छंद कवि का सबसे प्रिय छंद है। नामवर सिंह ने चंदबरदाई को छंदों का राजा कहा है। पृथ्वीराज रासो को 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग होने के कारण छंदों का अजायब घर भी कहा जाता है। बहुत ज़्यादा छंदों का प्रयोग हुआ है तो छंदों का अजायब घर भी कहा जाता है।
कथन देख लेते हैं छंद आदि के विषय में। उस समय के कवित, छप्य, दूहा, तोमर, त्रोट, गाहा और आर्या इत्यादि प्राय सभी प्रकार के छंदों का इसमें प्रयोग हुआ है। छंदों को बदलने से यह ग्रंथ अरुचिकर नहीं होने पाया। इतने प्रकार के छंद ने बदले हैं, फिर भी यह अरुचिकर नहीं हो पाया है। बाबू गुलाब राय का यह मत है, कथन है हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास। पृथ्वीराज रासों में लगभग सभी प्रकार के अलंकारों का भी प्रयोग हुआ है। प्रमुख अलंकार जो है वो अनुप्रास व यमक माने जाते हैं इसमें। तो चलिए आगे देख लेते हैं हम और कुछ विशेष तथ्य क्या हैं। विद्वानों के कथन देखते हैं पृथ्वीराज रासों के बारे में। इनमें से कोई न कोई प्रश्न जो है परीक्षा के अंदर दे दिया जाता है। यह कथन फलां कौन से विद्वान का है। चंदबरदाई विक्रमी संवत 1225 से 1249 जिनका जीवन काल है, हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। ऐसा ही मानना है किसका, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। चंदबरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का ये कथन है। अगला देखिए, पृथ्वीराज रासो स्वाभाविक विशाल महाकाव्य है। डॉक्टर गुलाब राय का ये कथन है। पृथ्वीराज रासो न श्रृंगार काव्य है, न वीर गाथा और न उनका मिश्रण। यह एक राजनीतिक महाकाव्य है, राजनीतिक महाकाव्यात्मक त्रासदी है। यह कहा है डॉक्टर बच्चन सिंह ने हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास में। डॉक्टर नगेंद्र ने विशाल घटनाकोश कहा है। डॉक्टर नगेंद्र ने क्या कहा है, पृथ्वीराज रासो को विशाल घटनाकोश कहा है। उदय नारायण तिवारी व डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने इसे विशाल वीर काव्य कहा है। पृथ्वीराज रासो को विशाल वीर काव्य किसने कहा है, उदय नारायण तिवारी व डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने। नित्यानंद तिवारी ने पृथ्वीराज रासो को रोमांचक आख्यान कहा है। नित्यानंद तिवारी ने क्या कहा है, पृथ्वीराज रासो को रोमांचक आख्यान कहा है। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने पृथ्वीराज रासो को बृहत महाभारत कहा है। बृहत महाभारत किसने कहा है, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। और रोमांचक आख्यान किसने कहा, नित्यानंद तिवारी ने मध्यकालीन रोमांचक आख्यान कृति में। और विशाल वीर काव्य उदय नारायण तिवारी व डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने इसे कहा है। अब देखिए, वर्तमान पृथ्वीराज रासो में दशावतार नाम का एक अध्याय जुड़ा हुआ है। मूल ग्रंथ से यह लगभग स्वतंत्र है। इसमें अच्छे कवित्व का परिचय दिया गया है। निसंदेह यह किसी अच्छे कवि की रचना है। यह लीला काव्य का उत्तम निर्देशन है। कथन है पृथ्वीराज रासो के बारे में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, ग्रंथ के पृष्ठ संख्या 101 पर। हिंदी में चंद को छंदों का राजा कहा जा सकता है। भाव भंगिमा के साथ साथ दनादन भाषा नए नए छंदों की गति धारण करती चलती है। डॉक्टर नामवर सिंह का ये कथन है पृथ्वीराज रासो के विषय में। पृथ्वीराज रासो एक ही साथ संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश की छंद परंपरा के पुनरुज्जीवन तथा हिंदी के नूतन छंद संगीत के सूत्रपात की संधि वेला है। ऐसा मानना किसका है, नामवर सिंह का। आगे देखिए, पृथ्वीराज रासो इतिहास नहीं है, काव्य ग्रंथ है। ज्ञानक का पृथ्वीराज विजय भी काव्य ग्रंथ ही है। फिर क्यों उसमें घटनाएं और नाम ठीक ठाक हैं। यह पूरा ग्रंथ पृथ्वीराज रासो वास्तव में जाली है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का स्पष्ट शब्दों में ये मत है कि पृथ्वीराज रासो इतिहास तो नहीं है, ठीक है, काव्य ग्रंथ है, मान ली बात, भी काव्य ग्रंथ है। तो जैनक का पृथ्वीराज विजय भी तो काव्य ग्रंथ ही है। फिर उसमें ऐसा क्या है कि सभी घटनाएं और नाम ठीक ठाक है। और यह जो है पूरा ग्रंथ जो पृथ्वीराज रासो वास्तव में क्या है, जाली है। ये कहा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। इतिहास की दृष्टि से जाली है। ये देखिए, इतिहास की दृष्टि से जाली है।
काव्य रूप की दृष्टि से अच्छी महाकाव्यात्मक रचना है, यह आचार्य शुक्ल ने ही कहा है। और कहा है कि चंद जो है हिंदी के प्रथम महाकवि और पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य, ये शुक्ल जी ने ही कहा है। जाली तो इतिहास की दृष्टि से है, तारीखें नहीं मिल रही हैं। आगे देखिए, पृथ्वीराज रासो की रचना सुख सुखी संवाद के रूप में हुई है। सुख सुखी संवाद, जिन सर्गों में यह शैली नहीं मिलती है उन्हें प्रक्षिप्त बाद में जोड़ा गया। प्रक्षिप्त का अर्थ होता है बाद में कोई चीज जोड़ दी जाए किसी में, उन्हें प्रक्षिप्त मानना चाहिए। इससे वे अंश ही प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं जिनमें इतिहास विरुद्ध तथ्य हैं। अगर इतिहास विरुद्ध तथ्य हम निकाल देंगे, सुख सुखी संवाद में जो जिनकी रचना नहीं हुई है वो निकाल देंगे, तो वो मूल ग्रंथ इसमें बच जाएगा। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ये कथन है। आगे पृथ्वीराज रासो के बारे में विषय में अन्य तथ्य, विशेष तथ्य जो रह गए हैं वो देखिए क्या है कि पृथ्वीराज रासो काव्य परंपरा का काव्य तो है ही। इसमें चरित्र काव्य, कथा काव्य, आख्यायिका आदि के लक्षण भी मिलते हैं। ऐसा इसके बारे में कहा जाता है कि चरित्र काव्य, कथा काव्य, आख्यायिका आदि के लक्षण मिल जाते हैं। पृथ्वीराज रासो के कुछ पद पुरातन प्रबंध संग्रह में संग्रहित है, जिससे इस ग्रंथ की प्राचीनता प्रामाणिक होती है। आदिकाल में कई मंगल काव्य लिखे गए। पृथ्वीराज रासो में भी विनय मंगल नामक एक खंड मिलता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद कहकर पुकारा। रामचंद्र शुक्ल ने जाली ग्रंथ कहा। आगे देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासो की प्रामाणिकता में तनिक भी संदेह नहीं किया और कहा है यह मान लेने में कोई आपत्ति नहीं है कि रासो एकदम जाली पुस्तक नहीं है। शुक्ल जी ने कहा, उसके पीछे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा कि रासो एकदम जाली पुस्तक नहीं है, उसमें बहुत अधिक प्रक्षेपक होने के कारण उसका रूप जो है विकृत हो गया है। बाद में बहुत सी चीजें उसमें ऐड कर जोड़ दी गई हैं उल्टी सीधी, तो वो है रूप विकृति वाली बात है। एकदम जाली पुस्तक इसे हम नहीं कह सकते हैं, ये कहा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। पृथ्वीराज रासो को अनैतिहासिक ग्रंथ सिद्ध करने वालों में गौरी शंकर हीराचंद ओझा सर्वप्रमुख है, सबसे प्रमुख है, जिन्होंने कोशोत्सव स्मरण ग्रंथ में इसकी अनैतिहासिकता के संबंध में लिखा है। किसने? हीराचंद ओझा ने, गौरी शंकर हीराचंद ओझा जी ने इसमें लिखा है। इनकी एक रचना कोशोत्सव स्मरण ग्रंथ में इसके बारे में लिखा इन्होंने, हीराचंद ओझा जी ने। अब पृथ्वीराज रासो के बारे में तो इतनी ही बातें हैं। अब हम क्या देख रहे हैं? अब हम देखेंगे क्रम पूछ लिया जाता है, रासो ग्रंथों का क्रम पूछ लिया जाता है। खुमान रासो सबसे पहले आ गया है, 9वीं शताब्दी की रचना है। अच्छा, इसमें साथ में कवि के नाम भी लिख देता हूँ। दलपति विजय की रचना है, दलपति विजय की रचना है खुमान रासो। एक इसके बारे में यह ध्यान रखें, प्रबंधात्मक रचना है, भाषा इसकी राजस्थानी है, 5000 छंद हैं। पूर्णा के संग्रहालय में इसकी जो है वो हस्तलिखित प्रति जो है सुरक्षित है। खुमान रासो सबसे पहले 9वीं शताब्दी, प्रबंधात्मक रचना, भाषा राजस्थानी, दलपति विजय ने लिखी। खुमान तृतीय चित्तौड़ का शासक था और खलीफा, बगदाद के खलीफा अलमामू के युद्धों का इसमें वर्णन हुआ है। दूसरी हमारी रचना है विजयपाल रासो, 11वीं शताब्दी की, नल सिंह ने लिखी है। नल सिंह की यह रचना है, नल सिंह भाट। यह रचना है 11वीं शताब्दी की है और कई विद्वानों का मत है कि यह 16वीं शताब्दी की है। अपभ्रंश इसकी भाषा है, अपभ्रंश की रचना है ये। अब अगला देखिए बीसल देव रासो, 1212 विक्रमी संवत ईस्वी सन में बात करें तो 1155 मुक्तक रचना है। नरपति नाल है, नरपति नाल है इसके कवि हैं। श्रृंगारिक रचना है और भाषा इसकी जो है कैसी भाषा है? राजस्थानी। और ब्रज भाषा मिश्रित है।
तो नरपति नालय 4 खंडों में है, 4 खंड भी आपको कल पढ़ाए थे। बिसलदेव रासो 1212 विक्रमी संवत 1155 ईस्वी, मुक्तक रचना है। नरपति नाल्य श्रृंगार प्रधान रचना है, 4 खंड है। कोमलकांत है, पिंगल भाषा भी है इसमें। परमाल रासो चौथी रचना देखिए, परमाल रासो ये क्रम है। कुमाण, विजयपाल, विसलदेव, परमाल जो हमने पढ़ा है उसके हिसाब से शुक्ल जी के अनुसार भी यही है। 1230 विक्रमी संवत 1173 ईस्वी में लिखी गई ये रचना है। परमाल रासो का रचनाकार जो है वो जगनीक है और इसमें अलाउदल की वीरता का वीर गीत है एक तरीके से। यह भी प्रबंधात्मक रचना है। तो ये हो गया परमाल रासो 1230 विक्रमी संवत ईस्वी सन में बात करें तो 1173 ईस्वी, जगनीक ने लिखा, वीर गीत प्रबंधात्मक रचना। अब अगली देखिए रचना पृथ्वीराज रासो, रचना काल इसका माना जाता है 1250 विक्रमी संवत ईस्वी सन में बात करें तो 1193 ईस्वी इसका रचना काल है। चंद बरदाई ने लिखी है, चंद बरदाई। जगात जाति के गोत्र के भट्ट थे, लाहौर में इनका जन्म हुआ था। 12वीं शताब्दी कह लो या 1193 ईस्वी, 1250 विक्रमी संवत, यह भी प्रबंध काव्य है। पिंगल शैली और ब्रज भाषा, युद्धों में डिंगल शैली हो जाती है। हमीर रासो छठी रचना देखिए, 1414 विक्रमी संवत 1357 ईस्वी में अगर बात करें तो 1357। प्राकृत पेंगलम में कुछ पद मिले हैं और सारंगधर की रचना है। एक हमीर रासो जोधराज ने भी लिखा है। ये भी आप हमीर रासो हमीर देव चौहान रणथंभौर वाले अलाउद्दीन खिलजी के साथ जिनका युद्ध होता है 1301 में साका हुआ था। प्रथम साका रंग देवी हमीर की रानी ने किया था, वो उस हमीर की बात है ये। अब आगे देखिए कुछ रासो, इनके नाम चलो ठीक है मैं लिख देता हूँ। अभी कुछ अन्य रासो ग्रंथ देख लेते हैं। बुद्धि रासो, इसके रचनाकार हमें देखने हैं जल है। राम रासो माधव दास समय सुंदर भी कहते हैं। राम रासो, बुद्धि रासो जल है। बुद्धि रासो तो वही है जिसमें चंपावती नगर के राजकुमार और जल्दी तरंगिणी की प्रेम कथा का वर्णन है। 14वीं शताब्दी का प्रेम काव्य टाइप ये है। लेकिन इतना कुछ इन रासों के बारे में नहीं पढ़ना है, आपको एक शब्द में इनका जो है रचनाकार का नाम याद रखना है। राणा रासो दयाल कवि, बुद्धि रासो जल है, राम रासो माधवदास, राणा रासो दयाल कवि, रतन रासो कुंभकर्ण, रतन रासो कुंभकर्ण, कायम खां रासो नियामत खां जान। तो बुद्धि रासो जल है, राम रासो माधवदास, राणा रासो दयाल कवि, रतन रासो कुंभकर्ण, कायम खां रासो नियामत खां जान। आगे देखिए शत्रुसाल रासो, एक तरफ आप लिख लीजिए रासो का नाम और आगे रचनाकार। शत्रुसाल रासो राव डूंगरसी। मांकड़ रासो कीर्ति सुंदर। संगत सिंह रासो गिरधर चारण के द्वारा रचित है। कलयुग रासो रसिक गोविंद है। कुमार पाल रासो देवप्रभ 14वीं शताब्दी का ही यह है। तो ये मुख्य रासो ग्रंथ है जो आपको इनके रचनाकारों का नाम बुद्धि रासो जल है, राम रासो माधवदास, राणा रासो दयाल कवि, रतन रासो कुंभकर्ण, कायम खां रासो नियामत खां जान, शत्रुसाल रासो राव डूंगसी, मांकड़ रासो कीर्ति सुंदर, संगत सिंह रासो गिरधर चारण, कलयुग रासो रसिक गोविंद, कुमार पाल रासो देवप्रभ। तो ये हमारे रासो जो काव्य है, रासो जो साहित्य है आदिकाल का, वो काव्य धारा हमारी आज जो है कंप्लीट हो जाती है। तो इस क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ
कि हमारा यह प्रयास आपको बहुत पसंद आएगा। और बहुत ही मेहनत से जो है साथियों मैंने यह जो है नोट्स वगैरह तैयार किए हैं आपके लिए। और तो कृपया करके आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। सभी प्रकार की इसमें सामग्री हम धीरे धीरे जो है हिंदी साहित्य का इतिहास, काव्य शास्त्र, व्याकरण संबंधी सभी क्लासेज जो हैं इसमें डालेंगे। उसके बाद जो है सामान्य अध्ययन की क्लासेज भी इसमें पूर्ण रूप से जो भी सामग्री हम डालेंगे एकदम से पूरी, किसी प्रकार का उसमें आधा अधूरा काम नहीं होगा। तो इसी के साथ मैं आज इस क्लास को विराम देता हूँ। मिलेंगे अगली क्लास में जैन या राज साहित्य के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।